नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर्स में आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। इसे हेनरी डेरोजियो हैं भारत के कवि, उन्होंने लिखा है। हेनरी डेरोजियो का पूरा नाम हेनरी लुई विवियन डेरोजियो था। वो एक बहुत अच्छे कवि थे और साथ ही साथ में अपने समय के बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में था उस समय बंगाल में, वहाँ सहायक प्रधान अध्यापक रहे थे ये। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था वो डेरोजियो ने ही शुरू किया था। इस आंदोलन की मदद से इन्होंने जो बंगाल के युवा थे उनके बीच में वैज्ञानिक शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा का भी प्रसार किया था। और डेरोजियो वास्तव में एक एंग्लो इंडियन कवि थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे, इनके जो माता पिता और अन्य लोग थे उसमें पुर्तगाली वंश, भारतीय और अंग्रेज सबका मिक्स था। तो एंग्लो इंडियन थे ये, लेकिन चूँकि इन्होंने यहीं जन्म लिया और यहीं इनका पालन पोषण हुआ तो खुद को वो भारतीय ज़्यादा मानते थे और यहाँ की संस्कृति को ही अपना मानते थे, इस देश के लिए ही काम करते थे। वे भारत में देशभक्ति की कविता रचते थे और इन कविताओं के लिए एक नई मिसाल कायम करने के लिए जाने जाते थे। इसीलिए इन्हें अपने जीवन काल में ही मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि के रूप में भी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ इंग्लो इंडियन कविताएं रचना शुरू हुई हैं, जिसमें इंग्लिश भी शामिल, इंग्लिश भाषा में कविताएं लिखने की प्रचलन शुरू हुआ, वो इन्हीं से शुरू माना जाता है। इनकी कुछ बड़ी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे एक है कि टू इंडिया, माई नेटिव लैंड और द फ़कीर ऑफ जंगीरा। वीडियो में जो हम इनकी पोएम ले रहे हैं द हार्प ऑफ इंडिया, इसमें भी इन्होंने ब्रिटिश शासन जो समय इंडिया में चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन, उसके कारण जो देश में सांस्कृतिक नुकसान पहुंच रहा था, लोगों के अंदर अपनी परंपराएं और अपनी अच्छी चीज़ों को भी छोड़ करके सिर्फ अंग्रेज़ों की, विदेशियों की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उसको लेकर के ये चिंता व्यक्त करते हैं। और भारत का जो लोगों को उस कविता के माध्यम से, उसके शब्दों के माध्यम से इंडिया के लोगों को या इंडिया के उस समय के युवाओं को उसका गौरवशाली अतीत याद दिलाते हैं, जो कि अपनी संस्कृति में अपने समय पर बहुत समृद्ध था। उसकी परंपराएं, उसका ज्ञान बहुत उन्नत कोटि का था। अपने उस समृद्ध ज्ञान की बदौलत भारत ने दुनिया को सांस्कृतिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार दिए और कई सारे उपयोगी चीज़ों को प्रदान किया। इस कविता में जो पोएट है, कवि, वो ये आशा करता है कि ये भारत अपना वही वाला गौरव, उस तरह का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेगा। एक इसमें एक सिंबल के रूप में कविता ने एक हार्प नामक, मतलब वीणा नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिक में इस्तेमाल होता है, उसको संबोधित करके बोलता है, उसी से बात करता है। और ये वीणा जो हमारा जो इसमें प्रतीक है, ये भारतीय कवियों का प्रतीक है, जो पहले थे, जो बड़े ज्ञानी थे, जिससे ज्ञान निकल करके दुनिया को मिला था। तो उन कवियों को ये एक वीणा के रूप में संबोधित करता है। पुराने कवि थे भारत के, वे अपनी प्रतिभा के लिए बहुत मशहूर थे। ज्ञान और कौशल के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने दुनिया का नेतृत्व किया था, लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद उनकी प्रतिभाएं दब गईं, कष्ट सहना पड़ा और उनकी प्रतिभाएं भी नष्ट हो गईं। भारत में वीणा अत्यंत एक प्राचीन वाद्य यंत्र रहा है और 200 ईसा वर्ष ईस्वी के पहले हिंदू संस्कृति में जो विद्या और संगीत की देवी सरस्वती मानी जाती हैं, उनके हाथ में वीणा होती है।
यानी कि ये जो वीणा है ये ज्ञान और बुद्धि का ज्ञान और संगीत का प्रतीक मानी जाती है। जो तमिल साहित्य है उसमें तमिल लोगों के द्वारा इसको 200 ईसा पूर्व में भी इसको बजाया जाता था। संगम साहित्य में इसका वर्णन मिलता है कि ईसा मसीह के पैदा होने के 200 साल पहले भी वीणा की मौजूदगी थी। उस वीणा को संबोधित करके जो बात कही गई हैं, इसका मतलब है कि जो वो कह रहा है कवि, जो वीणा से कह रहा है या हार्प से कह रहा है, ये उन कवियों को या उन योग्य लोगों को, उन टैलेंटेड लोगों को संबोधित करके कह रहा है कि भाई तुम्हारी पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो गई है। तो चलिए अब हम आते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन पर। इसकी हम हिंदी में व्याख्या शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। इसे लिखा है हेनरी डेरोजियो ने। पोएम का जो टाइटल है द हार्प ऑफ इंडिया, इसका शब्दों में अर्थ होगा भारत की वीणा। इसका भाव में अर्थ देखें तो भारत के कवियों या भारत के प्रतिभाशाली लोगों। कविता की पहली लाइनें, वाई हैंगस्ट दाउ लोनली ऑन यू विदर्ड बाउ, अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। इसका मतलब है इनका वाई हैंगस्ट दाउ। दाउ मीन्स होता है, ये अंग्रेजी का बहुत पुरानी अंग्रेजी का एक शब्द है। दाउ माने होता है यू, मतलब तुम। हैंगस्ट, ये हैंग्ड शब्द को हैंगस्ट लिखा है। एक पुरानी इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते थे जो थोड़ा इससे अलग तरीके के होते थे, जो आजकल हम लोग बोलते हैं, उसके हल्की सी स्पेलिंग में अंतर होता था। तो यहाँ है वाई हैंगस्ट दाउ लोनली, तुम क्यों अकेले यूं लटके हुए हो। किसकी बात हो रही है? हार्प की, वीणा की। अरे वीणा, तुम अकेले इस तरह क्यों लटके हो। ऑन योन विदर्ड बाउ, इस तरह से सूखी टहनी पर, सूखी डाल पर, मतलब तुम्हारे अंदर अब रस नहीं बचा है, तुम अब रचना नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, ज्ञान को निश्चित ज्ञान को निकाल नहीं रहे हो, ज्ञान की बातें नहीं खोज रहे हो और न दुनिया को दे रहे हो, तो सूख गए, मुरझा गया जो फूल होता है उसको विदर्ड बाउ बोलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अब तुमने रचनाएं करना, ज्ञान का खोज करना और ज्ञान को दुनिया को देना क्यों बंद कर दिया। अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन, क्या तुम अनस्ट्रंग रहोगे। अब ये अनस्ट्रंग जो था वीणा के लिए है, कि अनस्ट्रंग का मतलब होता है जो उनके तार हैं उनको खोल देना। स्ट्रिंग माने तार, धार, उसके जो वीणा में लगे रहते हैं जिनसे म्यूजिक निकलता है, वो कसे जाते हैं तब जा कर के उसमें से म्यूजिक निकलता है। लेकिन अगर उनको ढीला कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो फिर म्यूजिक नहीं निकलेगा। तो ये तुम्हारी स्थिति कैसी, जैसे वीणा अनस्ट्रंग हो जाए हमेशा से। तुम ऐसे ही तार तुम्हारे खुले रहेंगे, या तुम कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं रचोगे। मस्ट दाउ आर देयर रिमेन, क्या तुम ऐसे ही अब बने रहोगे। अगली लाइनें हैं, द म्यूजिक वंस वाज स्वीट, जो तुमसे म्यूजिक पहले निकलता था, संगीत निकलता था, यानी कि जो तुम्हारे जो कवियों से, जो आप इंडियंस के द्वारा जो ज्ञान निकलता था, हु हियर्स इट नाउ, अब सुनाई नहीं पड़ता। यानी कि अब उनकी कोई चर्चा नहीं करता, कोई उनकी याद नहीं करता, कोई उनको सुनता नहीं है। वाई डथ द बी साई ओवर दी इन वेन, ये जो हवाएं हैं, ये ब्रीज माने जो हवा चलती रहती है हमारे पास में धीरे धीरे, वो ब्रीज होती है। तो वो शाई आह भर रही है। क्यों भर रही है? ओवर दी इन वेन, बेमतलब ही जो है आह भर रही है। यानी कि उन हवाओं में तुम्हारा संगीत नहीं अब गूंज रहा है, तुम्हारा ज्ञान इस वातावरण में, इन समाज को अब नहीं मिल रहा है। साइलेंस हैड बाउंड दी विद हर फैटल चैन, और साइलेंस ने, इस चुप्पी ने, हैथ बाउंड मतलब हैज़ बाउंड। हैथ जो है पुरानी इंग्लिश का शब्द है जो हैज की जगह या हैव की जगह पर यूज होता था। तो
एक चुप्पी ने तुमको बांध कर रख लिया है विद हर फैटल चैन, अपने खतरनाक चेन श्रृंखलाओं के द्वारा। उसमें चुप्पी ने तुमको बांध कर रख लिया, यानी कि अब तुम बिल्कुल से शांत हो, अपने ज्ञान का ना ज्ञान की रचना नहीं कर रहे हो, वृद्धि नहीं कर रहे हो, और उससे दुनिया को कुछ दे नहीं रहे हो, कोई रचना नहीं कर रहे हो। नेग्लेक्टेड, म्यूट एंड डिसोलेट आर यू। कैसा है तुम्हारा जो स्थिति है, नेग्लेक्टेड टाइप की हो गई है, मतलब उपेक्षित, जिसको नज़रअंदाज किया जाए वो नेग्लेक्टेड होता है। म्यूट, चुप, गूंगा टाइप का, जिसकी आवाज़ ना निकल रही हो। डिसोलेट, उजाड़, जहाँ ऊसर, जहाँ पर कोई किसी तरह की कोई उपजाऊपन नहीं होता है, ऐसा जहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकती है, जहाँ किसी तरह का प्रोडक्शन ना हो सकता हो, किसी तरह की रचना नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ डिसोलेट होती है। आर्ट दाउ, आर्ट का मतलब यहाँ ART जो है, ये ARE एक शब्द होता है, आर माने हैं, तो पुराने पहले जो है आर की जगह आर्ट शब्द होता था, तो वो उस इंग्लिश का ये आर्ट है। तो आर्ट यू मतलब आर यू, तुम बिल्कुल से उजाड़ हो गए हो, नज़रअंदाज हो गए हो, गूंगे टाइप के हो गए हो, और कैसे हो गए, लाइक रून्ड मोन्यूमेंट ऑन डिजर्ट प्लेन, जिस तरह से डिजर्ट प्लेन, रेगिस्तान के मैदान में कोई रून्ड मोन्यूमेंट मतलब खंडहर टाइप का कोई स्मारक पड़ा हो। पहले से कोई जो बिल्डिंग बन जाती थी और वो अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो वो खंडहर बन जाता है, टूट फूट करके जर्जर टाइप में हो जाता है। तो तुम्हारी स्थिति इस तरह की हो गई है कि पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग की तरह कर, जिसका कोई ध्यान ना दे रहा हो, जो बिल्कुल जिसका कोई समझ ना रहा हो, जिसको कोई सुन ना रहा हो, और जिससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। अगली लाइनें हैं, ओ मैनी ए हैंड मोर वर्दी फॉर देन माइन। अरे तुम में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैनी ए हैंड, बहुत सारे ऐसे, हाथ का मतलब यहाँ ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मोर वर्दी फॉर देन माइन, जो मुझसे भी ज़्यादा योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव, जब भी तुम्हारे इस वीणा से, मतलब हारमोनियस कॉर्ड, सुरीले स्वर, सुर होते हैं संगीत के, जब कानों को बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, उनको कर्णप्रिय या सुरीले संगीत बोलते हैं। तो जब तुमसे आवाज़ निकलती थी या तो जब तुम्हारा ज्ञान जब निकलता था, तो वो बड़ी स्वीटनेस प्रदान करता था, मतलब मधुरता प्रदान करता था सब जगह, उससे लोगों को अच्छा लगता था। एंड मेनी रेथ फॉर देम डिड फेम एंड ट्वाइन, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने, दुनिया ने, रेथ माने होता है पुष्पांजलि, उन गीतों को, तुम्हारे उन कृत्यों को या तुम्हारे उन ज्ञान को बहुत सारे लोगों ने फेम एंड ट्वाइन, प्रसिद्धि से गुथी हुई, प्रसिद्धि के फूलों की बनी हुई रेत पुष्पांजलि अर्पित की थी। मतलब बड़ा दूर दूर तक तुम्हारा वो ज्ञान, तुम्हारा वो म्यूज़िक, तुम्हारी वो संस्कृति प्रसिद्ध थी और लोग उसको अच्छा मानते थे। ऑफ फ्लावर स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रेल ग्रेव, वो कवि थे जिन्होंने ये रचना रची थी। मिन्स्ट्रेल माने कवि या भाट या जो गायक टाइप के लोग होते थे, उनकी जो कब्र है, जहाँ पर उनको दफनाया गया है, जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ अब भी फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग, पुष्प या फूल वहाँ खिल रहे हैं। खिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनको चढ़ाया गया है वहाँ पर पुष्पांजलि लोग दे देते हैं, उन पर पुष्प अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं। अगली लाइनें हैं, दोज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन मे बी बाई मोर्टल वेकेंड वंस अगेन, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द। वो जो हाथ थे, मतलब वो जो कवि थे, यहाँ है कि दोज हैंड्स आर कोल्ड, वे हाथ अब ठंडे पड़ चुके, मतलब वो कवि तो अब दुनिया से जा चुके हैं। बट इफ़ दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन अगर तुम्हारी जो अब जो तुम्हारे सामने युवाओं, अब जो तुम्हारे सामने
स्थिति है। तुम अगर कोई चीज़ रचते हो तो और जो उनसे मिला हुआ है वो भी, ये बड़ा डिवाइन है। मतलब जो कभी चले गए हैं उनसे मिली हुई चीज़ें जो तुम्हारे पास में हैं नोट्स के रूप में, वो बहुत दिव्य हैं। उनमें दोज हैंड्स आर कोल्ड, वे हाथ अब ठंडे हो गए, मतलब वो कभी तो अब चले गए दुनिया से। लेकिन इफ़ दाई नोट्स डिवाइन, ये जो तुम्हारे नोट्स हैं जो उन्होंने जो आपको दे के गए हैं वो बहुत दिव्य हैं और बहुत उनमें ज्ञान है, बहुत उनमें उनके अंदर एक बड़ी योग्यता है। इसलिए अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं, मे बी बाई मोर्टल वेकेंड वंस अगेन, तो ये जो ज्ञान नष्ट मतलब हुआ है, इसको हम दोबारा से वेकेंड, फिर से इसको जगाया जा सकता है, फिर से इसको दुनिया में अपनी प्रसिद्धि, अपने आप अपनी प्रतिष्ठा दोबारा से प्राप्त की जा सकती है। वंस अगेन हार्प ऑफ माई कंट्री, ओ मेरे देश की वीणा, मतलब ओ मेरे कवियों, पुराने वाले का पुराना ज्ञान और नए वालों का नया ज्ञान, वीणा। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रिंग, मुझे फिर से अपनी तारों में कसाव लाने दो, इनमें झंझनाहट पैदा करने दो, तनाव लाने दो, ताकि वो जो ज्ञान है, जो इंडिया का जो प्राचीन ज्ञान है, जो प्राचीन संगीत है, जो प्राचीन रचनाएं हैं, वो दुनिया में फिर से असर डालें और छा सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें और रास्ता दिखा सकें। धन्यवाद।